आज ही क्लास में हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट 8। तो जैसा कि आपको पता है हरियाणा सहायक आचार्य 2024 के लिए क्या है, हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो आज ही क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 8 को कराने वाले हैं। तो इसमें हम काव्य शास्त्र में देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के विषय में कराएंगे, ठीक है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं तो उनमें हमने पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं, चाहे आपके अरस्तु हो, प्लेटो हो, लॉन्जाइनस हो, ठीक, तो इनके विषय में करा दिया है। अब कॉलेज के विषय में करा दिया है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे तो आज ही क्लास में देखिए हम किन के मतों को जानेंगे, इलियट और रिचर्ड्स। तो इन विद्वानों के विषय में क्या है आज के क्लास में जानेंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे इनके कथन से रिलेट होंगे या इनकी पुस्तकों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे कथन से है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है कि आलोचना का मूल तत्व अच्छी कविता के चयन और बुरी कविता के त्याग की क्षमता है। अब देखिए सीधे सीधे इसमें जो कवि है या कह ले जो आलोचक है उसने क्या बात कही है कि एक अच्छा आलोचक या एक अच्छी आलोचना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर क्या है अच्छे बुरे की पहचान हो, ठीक है। जो अच्छी कविता के गुणों को समझे और जो अवगुण रूपी जो कविता है, ठीक है, तो उनको वो छांट सके, है ना। तो आलोचना की एक सबसे अच्छी प्रवृत्ति ये है कि वो अच्छे और बुरे में क्या है भेद कर सके, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, इलियट, रिचर्ड्स, कॉलरिज या क्रोचे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपने अगर इससे पहले की जो क्लास देखी होगी तो उसमें देखिए हमने इलियट के कुछ कथन या विचार उसमें करा दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इलियट जो है एक महान आलोचक हैं, ठीक है। तो इनकी जो आलोचना की जो क्षमता है इनकी रचनाओं से और उनके लेखों से पता चलती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर बात आलोचना की आ रही है तो हमें कथन से ही समझ में आ जाता है कि यह कथन किस विद्वान के विचार को दर्शा रहा है, ठीक है। तो किसका है ये कथन, इलियट का। ध्यान रखेंगे, देखिए कथन हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास इसलिए आपको कर रहे हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, आप कथनों से ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन ने, ताकि क्या है आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है कथन से ही है। तो जैसा कि इसमें क्या कहा है कि आलोचक का कर्तव्य परंपरा को कायम रखना और साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, ठीक है। यह कथन किस विद्वान का है, यानी कि सीधे सीधे इसमें क्या बात कही है कि आलोचक का क्या कर्तव्य है कि जो परंपरा आ रही है। अब देखिए परंपरा में भी इलियट, अगर आप इलियट को पढ़े होंगे तो सीधी सीधी बात यह है कि इलियट ने क्या कहा है कि इन्होंने तर्क को महत्व दिया है, ठीक है। तर्क के महत्व के साथ साथ क्या है इन्होंने वास्तविकता पर गौर किया है। आपको परंपरा कायम रखनी है लेकिन कोई रूढ़िवादिता नहीं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझे तो ये चीज़ उन्होंने कही है। तो जैसा कि कथन में कहा है कि आलोचक का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना और साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, यानी कि एक तो ये है कि आप किसी पुस्तक की आलोचना कर रहे हैं या आप कोई अपनी रचना लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो साहित्य रच रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी की आप आलोचना कर रहे हैं तो आपकी आलोचना में प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता से तात्पर्य क्या है कि जो बात आप कह रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें कोई ना कोई महत्व होना आवश्यक है, ठीक है। जब देखिए जब आप हिंदी साहित्य को देखते होंगे, ठीक है ना, तो आप देखते होंगे कितने कितने प्रकांड विद्वान हुए हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं से क्या है साहित्य भरपूर दिखता है ना, अखंडता दिखती है, ठीक। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो जो ये कथन है किस विद्वान ने कहा, जैसे मैंने अभी आप नाम ले लिया है, तो किसने कहा, ये इलियट ने। ध्यान रखेंगे इलियट एक आलोचक हैं, ठीक है। तो इनकी जितने भी विचारधाराएं हैं वो आलोचना से संबंध में ही मिलेंगी, चाहे इनकी रचनाएं हो चाहे इनके लेख हो, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं। एक तो यह है कि काव्य क्या है, ठीक है। दूसरा यह है कि क्या यह अच्छी कविता है
यह कथन किसका है। अब देखिए इसमें क्या बात कही है, पहले हम कथन को समझें। क्या कहा गया है कि जिस विद्वान ने ये कथन दिया है कि आलोचना की 2 सैद्धांतिक सीमा है, यानी कि जो आलोचना है उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी भी मर्यादा होती है, सिद्धांत होते हैं कि ये कार्य ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही आलोचना की भी क्या है, सैद्धांतिक सीमाएं विद्वान ने 2 भागों में समेटी हैं। जैसा कि पहली जो सीमा इन्होंने कही है कि एक तो यह है कि काव्य क्या है, कि आप काव्य किसे मानते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसे आप काव्य घोषित कर सके। ठीक, एक तो ये बात इन्होंने कही। दूसरा ये कि क्या यह अच्छी कविता है, जो काव्य आप लिख रहे हैं या जो लिखेंगे क्या वो अच्छी कविता में रूपांतरित हो सकेगी। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या है, इन्होंने आलोचना में अपने लेख को प्रस्तुत किया। ठीक है, अपने मत को प्रस्तुत किया। तो कौन है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी क्लास है आपके इलियट पर और रिचर्ड्स पर होने वाली है। तो ये कथन किसका है, आपके इलियट का है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस आलोचक ने अपने आप को साहित्य में अभिजात्यवादी और राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक स्वीकार किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इसमें क्या बात कही गई है। देखिए किस आलोचक ने अपने आप को, यानी कि किस आलोचक ने अपने आप को क्या है, साहित्य में अभिजात्यवादी माना है। ठीक है, और राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक माना है। तो किसने माना है, इलियट ने। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अब जो भी कथन होंगे या फिर जो भी प्रश्न होंगे अब किससे हमें देखने को मिलेंगे, रिचर्ड्स से। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारे इस प्रश्न से हो रही है कि रिचर्ड्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए आपको जन्म भी याद रखना है ना, क्योंकि आप चाहे यूजीसी नेट का पेपर देख लीजिए, अभी जो हाल ही में हुआ था, इससे पहले जो हुआ था, और अभी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप एमपी वाला देख लीजिए या राजस्थान वाला, तो एक ना एक पाश्चात्य जो राइटर हैं, जो कवि हैं, उनका जो देश है ना, जहाँ से वो अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में पूछा गया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। आप जिस राइटर को पढ़ रहे हो कम से कम उसकी हमें पृष्ठभूमि समझनी है कि उसका संबंध किस देश से है। ठीक, तो जैसे कि टी.एस. इलियट का संबंध मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, है ना। बाद में वो क्या है, इंग्लैंड चले गए। ठीक, अब बात हम कर रहे हैं कि रिचर्ड्स का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक, तो अब हम रिचर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो रिचर्ड्स का जो जन्म हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। देखिए जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ, लेकिन बाद में क्या है, ये अमेरिका चले गए। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि इनका संबंध तो देशों से है। ठीक है, पहले तो इनकी ये इंग्लैंड इनकी जन्मभूमि हो गई और अमेरिका क्या है, इनकी कर्मभूमि हो गई। याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक चीज आपको क्लियर कर दें कि इलियट रिचर्ड्स दोनों ही आलोचक हैं। ठीक है, तो जो भी कथन, जैसे इलियट के जो कथन थे, जो विचारधारा थी, वो आलोचना से रिलेट कर रही थी। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, जो रिचर्ड हैं तो उनकी भी जो मत हैं, विचार हैं, वो क्या है, आलोचना से ही संबंधित देखने को मिलेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है, जो इलियट थे उन्होंने क्या है, सहृदय की भावना को माना, है ना। वहीं जो रिचर्ड्स हैं, इन्होंने क्या है, कलाकार की भावना का चित्रण किया है। ठीक, समझ आ गई आपको बात। तो देख लेते हैं कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। देखिए प्रश्न आपके लिए ऐसे रखे जा रहे हैं जिसकी संभावना आने की ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है, क्योंकि किसने कहा है, रिचर्ड्स ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कथन से संबंधित है कि मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखें, समझें कि मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। देखिए यहाँ पर जो विद्वान उसने कहने का क्या प्रयास किया है
कि कोई भी व्यक्ति रचना करता क्यों है, आलोचना करता क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो खुद की अनुभूतियों को, ठीक है, के पृथक्करण और मूल्यांकन, वो क्या अनुभव कर रहा है और उसने क्या सीखा, पहली बात तो उसका मूल्यांकन करता है। जिस राइटर ने जो रचना लिखी है, ठीक है, पहले तो उसे पढ़ेगा, ठीक, फिर उसमें वो ये देखेगा कि क्या चीज़ इन्होंने छोड़ी है, ठीक है ना, क्या चीज़ इन्होंने छोड़ी है और क्या ये मेरे मतों से संबंध रख रही है या विभेद रख रही है। समझ आ रही है चीज़। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आलोचना जब की जाती है तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है कि आलोचना जब की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति की, किसी साहित्य की सिर्फ बुराई ही करें या कमियों को ही दिखाएं। आलोचना का तात्पर्य ये है कि उनकी रचना में जो अच्छाई है ना, जो उन्होंने यथार्थ को दिखाया है तो उसकी भी तारीफ की जाती है, प्लस क्या कमियां रह गई रचना में तो उसको भी बताया जाता है। ये आलोचना में होता है, ये नहीं कि सिर्फ बुराई बुराई, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें देखिए आपकी समीक्षा भी देखने को मिलेगी और आपकी आलोचना, यानी कि आलोचना से तात्पर्य क्या है, क्या कमियां या खामियां रह गई, ठीक है। तो इसमें जो कथन कहा गया है तो यही कहा गया है कि मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, रिचर्ड्स का, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि मूल्य सिद्धांत व संप्रेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक। तो जो मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अगर आपने रिचर्ड्स को पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन है, रिचर्ड्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कभी कभी देखिए क्या होता है कि संप्रेषण को पूछ लेते हैं कि संप्रेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है आपके, रिचर्ड्स है, ठीक। वहीं देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम इलियट की भी बात करें तो इलियट ने क्या है, निर्व्यक्तिकता और वस्तुनिष्ठता का क्या है, समीकरण प्रतिपादित किया था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर रिचर्ड्स की बात करें तो उन्होंने मूल्य के सिद्धांत और संप्रेषण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, ठीक। चलते हैं आगे। अगली देखिए यहाँ पर आपको एक पुस्तक देखने को मिल रही है, इसके राइटर आपको बताने हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, रिचर्ड्स, ठीक है। तो एक चीज और हम आपको बता दें, जैसा कि द मीनिंग ऑफ मीनिंग के राइटर तो रिचर्ड्स हैं, लेकिन इनके साथ क्या है, कुछ विद्वान रहे जिन्होंने क्या है इस पुस्तक को लिखने में क्या है इनकी सहायता की, ठीक है। तो इनके सहलेखक कौन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि रिचर्ड्स की कौन सी पुस्तक क्या है सहयोग से लिखी गई है ना, तो या फिर ये कह लें कि रिचर्ड्स के साथ जिन्होंने द मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक को लिखा तो उन विद्वानों के नाम बताइए, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना है। तो देख लेते हैं कि रिचर्ड्स के जो सहलेखक थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले कौन है आपके, C.K. ऑगडन, C.K. ऑगडेन, ठीक है। दूसरे कौन थे, जेम्स वुड, जेम्स वुड, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको देखिए दो चीज समझ में आ गई, एक तो ये कि इस पुस्तक के राइटर कौन है, रिचर्ड्स हैं, ठीक है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग के। वही दूसरी बात, ये जो पुस्तक है वो सहयोग से लिखी गई है, यानी कि इसमें और विद्वानों का भी सहयोग है इस पुस्तक को लिखने में। अब वो कौन से विद्वान हैं तो उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पहले है C.K. ऑगडेन और दूसरे हैं जेम्स वुड, ठीक है। तो देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना, उसके उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्या कहा गया है कि रिचर्ड्स ने आलोचना के कितने भेद किए हैं, ठीक है, या फिर ये कह लें कि रिचर्ड्स ने आलोचना के कितने भेद माने हैं, तो ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए इसमें 2, 3, 4, 6। तो बात करें आलोचना के भेद की रिचर्ड्स के अनुसार तो इन्होंने देखिए 2 भेद माने हैं, नाम भी देख लेते हैं। पहला भेद देखिए इन्होंने क्या कहा है, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। दूसरा भेद उन्होंने माना है प्राविधिक, ठीक। तो आप ये चीज याद रखेंगे। देखिए आपको जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो डीपली क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक।
तो उद्देश्य यही है कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि काव्य शास्त्र में आपसे अगर डीपली भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आप आसानी से बता सकें। तो रिचर्ड्स ने आलोचना कितने भेद माने? 2 माने। पहला कौन सा? आलोचनात्मक, दूसरा है प्राविधिक। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहा है कि रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने? ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 5, 3, 2। तो बात करें भाषा के रूप की किसके अनुसार? रिचर्ड्स के अनुसार। तो उन्होंने देखिए 2 रूप माने हैं, ठीक है। अब 2 रूप माने तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहला नाम देखिए, इन्होंने माना है कि भाषा क्या है? वैज्ञानिक होनी चाहिए। पहला रूप तो यही कि भाषा वैज्ञानिक हो। दूसरा इन्होंने माना है रागात्मक। रागात्मक से तात्पर्य क्या है कि भाषा में क्या राग होना चाहिए ताकि वो दूसरे को आकर्षित कर सके, ठीक है। तो ये चीज है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस आलोचक ने कलाकार के मनोविज्ञान के अध्ययन का मनोविज्ञान को अध्ययन का बंजर क्षेत्र कहा है? महत्वपूर्ण कथन। आपको ये कथन ध्यान से समझना है कि इन्होंने क्या कहा है कि कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का बंजर क्षेत्र कहा है। किसने कहा ये? इलियट ने, कोलरिज ने, या फिर जॉनसन ने, या फिर रिचर्ड्स ने। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? रिचर्ड्स की। तो रिचर्ड्स ने देखिए जो कलाकार है उसके मनोविज्ञान को इन्होंने क्या है? अध्ययन का बंजर क्षेत्र माना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य क्या है? ठीक है, देखिए हर किसी कवि की अपनी मानसिकता होती है, अपने विचार होते हैं। कोई कहता है कि काव्य के लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, कोई कहता है कि आलोचना के लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही रिचर्ड्स ने भी क्या है अपने मत के अनुसार एक आलोचना का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया है। तो हमें वो यहाँ बताना है। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं कि तर्क, ज्ञान, युक्ति या संप्रेषण, ठीक है। आप देखिए चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। अगर आप रिचर्ड्स को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए रिचर्ड्स के सिद्धांत को पढ़िए। जब मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और आपके संप्रेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है संप्रेषण का, ठीक है। तो यहाँ क्या सही होगा आपका? संप्रेषण। ठीक, चलते हैं आगे। आप देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें क्या कहा गया है कि रिचर्ड्स ने सजातीय व विजातीय आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको देखिए छोटी छोटी चीजें याद करनी है। जैसे मैंने आपको भाषा के भेद बता दिए कि रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने? तो 2 रूप माने। कौन से माने? वैज्ञानिक, रागात्मक रूप माने, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि आलोचना के कितने भेद माने? तो तब भी 2 माने इन्होंने। तो क्या माना इन्होंने? आलोचनात्मक और प्राविधिक। अब ये बात कर रहे हैं कि सजातीय व विजातीय आधार पर काव्य के कितने भेद हैं। डिफरेंस समझिए। अब यहाँ पर काव्य की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए काव्य के इन्होंने कितने वेद माने हैं? ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6, 3। तो काव्य के इन्होंने वेद माने हैं 2, ठीक है। कौन कौन से माने हैं वो भी लिख लेते हैं। पहला है अपवर्जी, ठीक। दूसरा है अंतर्वेशी, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलते हैं आगे। अगला देखिए कि विभिन्न जटिल रूपों में भावना, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। यह कथन किस विद्वान ने कहा? देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, जो आलोचक हो या विद्वान हो या लेखक हो, जो जिसकी विचारधारा होती है वो उसके कथनों में प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो अभी ध्यान से पढ़िए कि विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता, ठीक, मूल्य है। तो ये कथन किसका है? तो आप समझ ही आ गया होगा। तो कथन किसका है? आपके रिचर्ड्स का, ठीक है। तो देखिए जो हम आपको ये प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं तो आपको भी अगर इससे कोई फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, अगर चीज़ आपको समझ में आ रही हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तब भी क्या है, अपने कमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार कराए जाएं ताकि जब आप परीक्षा में बैठें, है ना, तो आप कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपको तैयार करके
दिए जा रहे हैं। ठीक, तो बाकी बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।